सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम जो बेटा हमने बायोगैस देखा था, राइट। बायोगैस में आपको मैंने समझाया था कि बायोगैस होता क्या है, ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है, कौन से गैसेस बनते हैं, ये भी हमने देखा था लास्ट टाइम, राइट। नेक्स्ट आज जो है कुछ बायोगैस के मैं आपको फटाफट नोट्स लिखवाता हूँ, राइट। बायोगैस, microbes in biogas production, ठीक है। सो माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन में देखो तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स लाइक मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस का एग्जाम्पल क्या है, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ग्रो ऑन cellulose and break down to release what? मीथेन गैस, CH4, राइट। इसे मीथेन कहते हैं, मीथेन गैस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म जो होंगे कौन से, मिथेनोजेंस, ये सेलुलोज पे ग्रो करेंगे। और ये बेटा कैसे ग्रो करेंगे, ये ऑर्गेनिज्म्स जो है दे विल ग्रो एनारोबिकली, राइट। एनारोबिकली ग्रो करेंगे और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। और मीथेन गैस को ही हम क्या कहते हैं, बायोगैस, राइट। मीथेन जो होती है इज हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल गैस रहती है और इसे बायोगैस कहा जाता है, ठीक है। इफ यू सी बायोगैस के अंदर, बायोगैस मीथेन कहा जाता है क्योंकि मीथेन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कंपोनेंट बायोगैस में मीथेन रहता है। साथ ही साथ हमने देखा बायोगैस के अंदर और क्या रहेगा, CO2 रहेगा, H2 रहेगा और CH4, मतलब मीथेन रहता है, राइट, CH4, ओके। ये नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद माइक्रोब्स हमने देख लिया कि कौन से हैं माइक्रोब्स, मिथेनोबैक्टीरियम। उसके बाद मिथेनोबैक्टीरियम जो मिथेनोजेंस होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। मिथेनोजेंस जेंस आर फाउंड at two places, right? At one, anaerobic sludge digester and aerobic sludge digester, ठीक है, एक जगह पे। और दूसरा कहाँ पे, मिथेनोजेंस कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो दे आर फाउंड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर और दूसरा दे आर फाउंड इन रूमन ऑफ कैटल, राइट। रूमन ऑफ कैटल, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब देखो रूमन ऑफ कैटल में रूमन क्या होता है, रूमन इज द पार्ट ऑफ गट, राइट, ऑफ कैटल। कैटल्स जो होते हैं जैसे गाय है ना, कैटल का एग्जांपल बेटा क्या है, काव है, राइट। उनके गट का एक पार्ट है रूमन, है ना। रूमन इज अ पार्ट ऑफ गट ऑफ कैटल वेरिन व्हाट इज फाउंड, वेरिन मिथेनोजेंस, राइट। मिथेनोजेंस ब्रेक डाउन, ठीक है। रूमन इज अ पार्ट ऑफ
gut of cattle wherein the methanogens break down cellulose as a part of what? As a part of cattle nutrition, as a part of cattle's nutrition, right? Nutrition. ये पॉइंट हमने देखा था आज टाइम, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? क्योंकि कैटल्स ने क्या किया है, सेल्यूलोसिक मटेरियल खाया, तो रूमन जो कि गट होगा, पेट होगा उसका, तो वहाँ पे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा? मिथेनोजेंस. और यही जो है डाइजेशन के बाद जो सेल्यूलोसिक मटेरियल है, इट विल बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द कैटल इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग. मतलब जो आपका गाय रहेगा, कैटल रहेगा फॉर एग्जांपल, तो उसने जो भी सेल्यूलोसिक मटेरियल खाया उसके अंदर क्या है? मिथेनोजेंस है. और ये मिथेनोजेंस गोबर से बाहर निकलेंगे, राइट? काउ डंग, राइट? मिथेनोजेंस along with the cow dung are excreted out of the, तो मिथेनोजेंस जो होंगे along with the cow dung are excreted out of the body of कैटल, राइट? सो मिथेनोजेंस जो होंगे उनके बॉडी से बाहर क्या करेंगे? रिलीज हो जाएंगे. किसके अंदर? काउडंग के अंदर. और इस काउडंग को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू जनरेट बायोगैस, है ना? और इसीलिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट कहते हैं, राइट? तो आई होप कि ये सब ने लिख लिया है फटाफट, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये जो काउडंग निकला था, राइट? काउडंग कंटेन्स मिथेनोजेंस. सो काउडंग जो है कैन बी यूज्ड इन विलेजेस. विलेजेस क्यों? क्योंकि विलेजेस के अंदर ही जो कि रूरल एरिया होता है, राइट? रूरल एरिया, वहीं पे तो गाय पाले जाते हैं, तो वहाँ पे गाय रहेंगे तो वहाँ पे तो काउडंग बनेगा, राइट? काउडंग कैन बी यूज्ड इन विलेजेस टू जनरेट बायोगैस, ठीक है? और इसीलिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस प्लांट कहा जाता है. अब बायोगैस प्लांट मैंने कहा था कि ये 10 to 15, 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक रहता है इनसाइड द अर्थ, राइट? तो धरती के अंदर क्या रहेगा? एक 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट टैंक रहेगा, ठीक है? उसके ऊपर ऑन द टैंक फ्लोटिंग टैंक के ऊपर क्या रहेगा? जैसे देखो टैंक के ऊपर ये वाला, राइट? इसे फ्लोटिंग कवर कहा जाता है. ऑन द टैंक देयर इज फ्लोटिंग कवर, ठीक है? तो मेरे पास एक टैंक है ना? टैंक है 10 से 15 फीट का, और उसके ऊपर क्या बेटा? उसके ऊपर ऐसा एक फ्लोटिंग कवर है, राइट? फ्लोटिंग कवर. उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? आपका स्लरी का मिक्सचर, राइट? स्लरी का मिक्सचर ये हम डालेंगे अंदर. इनलेट फॉर द स्लरी, ठीक है? सो यहां से क्या आएगा? इनलेट, राइट? इनलेट. सो इनलेट में क्या डालते हैं? काउडंग प्लस वाटर, है ना?
काउडंग प्लस वाटर दोनों को मिला के बेटा क्या कहा जाता है? स्लरी कहा जाता है, राइट? काउडंग स्लरी। स्लरी कहा जाता है। और ये जो टैंक है इसे डाइजेस्टर कहा जाता है ना? काउडंग स्लरी इज फेड इनसाइड द डाइजेस्टर। ठीक है। सो काउडंग की स्लरी को हम क्या करते हैं? डाइजेस्टर के अंदर यहां से डालते हैं। ठीक है। उसके बाद मिथेनोजेंस ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इन डाइजेस्टर। ठीक है। तो यहां पे जो भी मिथेनोजेंस रहेंगे, राइट, इसके अंदर बेटा क्या रहेंगे? डाइजेस्टर के अंदर मिथेनोजेंस रहेंगे। ये मिथेनोजेंस क्या करेंगे? यहां पे जो मिथेनोजेंस है, राइट, ये वाले मिथेनोजेंस ये मिथेनोजेंस क्या करेंगे? मिथेनोजेंस यहां पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा इन डाइजेस्टर टू रिलीज बायोगैस। ठीक है। तो ये मिथेनोजेंस ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे और यहां से निकलेगा क्या? CH4, जो कि क्या है? बायोगैस, राइट? CH4, उसके साथ CO2 और H2 निकलेगा। जैसे जैसे ये मीथेन गैस बनता जाएगा, ये फ्लोटिंग है ना, ये जो फ्लोटिंग कवर है, राइट, फ्लोटिंग कवर है, ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा, राइट? एज द बायोगैस build in digester, the floating cover rises अप, है ना? ये फ्लोटिंग कवर क्या करेगा? ऊपर उठेगा। इससे हमें पता चलेगा कि बायोगैस बन रहा है, राइट? अब फ्लोटिंग कवर के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पे पाइप कनेक्ट करेंगे, राइट? या आउटलेट एक पाइप कनेक्ट किया जाएगा यहाँ से, और इस पाइप से गैस को क्या किया जाएगा? बाहर मीथेन गैस को लेके जाया जाएगा, राइट? पाइप इज कनेक्टेड, पाइप या आउटलेट, राइट? Outlet is connected on the floating cover from where the gas is taken out। मतलब एक इस कवर पे हम एक पाइप कनेक्ट करेंगे जहां से गैस हम क्या कर सकते हैं? बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब ये गैस किसके काम आते हैं? हमें पता है कि बायोगैस जो होता है उसका यूज हीटिंग या कुकिंग में किया जा सकता है, क्योंकि जैसे आप घर पे सिलेंडर लाते हो, राइट, जिसके अंदर नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है। जैसे ब्यूटेन है। तो बायोगैस जो है ये भी आप अगर देखो तो एक मीथेन जो है ये भी फ्लेमेबल है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? इसको भी घर में हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बायोगैस जो होता है इज यूज्ड in household of villages for cooking,
and heating purposes. Heating purposes, right? पानी गर्म करने के लिए. उसके बाद आप अगर देखो तो व्हाट अबाउट जो मटेरियल यहाँ पे एक बार डाइजेस्ट हो गया है ना, मिथेनोजेंस ने एक बार ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया तो उसके अंदर से पूरा गैस निकल गया, तो इस मटेरियल का क्या होगा उसे हमें देखना पड़ेगा. तो बचा हुआ जो मटेरियल है बेटा, तो यहाँ से निकाला जाएगा बाहर, राइट? बचे हुए मटेरियल को क्या किया जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड आउट, ठीक है. और बचे हुए मटेरियल को हम क्या कहते हैं, स्पेंट स्लरी कहते हैं. स्पेंट स्लज या स्लरी कहते हैं. स्पेंट स्लज या स्लरी क्या होती है, एक बार ऑर्गेनिक मटेरियल से पूरा गैस निकल गया तो जो बच जाता है, राइट, वेस्ट, जो कहाँ पे हम दूसरे साइड से निकालते हैं, ठीक है, इसे स्पेंट स्लरी कहा जाता है. तो स्पेंट स्लरी विच इज रिमूव्ड, इट कैन बी यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है. इस स्पेंट स्लरी को फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट. तो स्पेंट स्लरी जो होती है, स्पेंट स्लरी इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर. आई होप कि सबको स्पेंट स्लरी क्या होती है वो पता है, राइट. स्पेंट स्लरी मतलब एक बार आपने डाइजेशन कर दिया तो उसके बाद जो बचा हुआ जो वेस्ट रहता है जिससे और गैस नहीं निकल सकता है, तो उसे स्पेंट स्लरी कहा जाता है. वो भी कलेक्ट किया जाता है दूसरे साइड से और उसे जो है फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट्स में डाला जाता है और इससे फसल भी अच्छी मिलती है, ठीक है. तो ये है बायोगैस, राइट. तो ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं अगर बायोगैस पूछा जाए तो. बायोगैस होता क्या है, इसके लिए माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. बायोगैस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन से गैसेस रिलीज करते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेशन एज वेल एज द रूमन ऑफ द कैटल. रूमन ऑफ द कैटल में इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. उसके बाद जो कावडंग मिलता है उसको हम बायोगैस प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं. बायोगैस प्लांट कैसे बनाया जाता है ना, इसका ये आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बायोगैस प्लांट के, ठीक है. तो एक डाइजेस्टर होता है जिसे टैंक कहा जाता है, 10 से 15 फीट का होता है. उसके बाद इनलेट होता है जहाँ से हम स्लरी फीड करते हैं, वो उसके बाद डाइजेशन से गैसेस निकलते हैं, गैसेस के निकल जाते हैं, उसको होल्ड करने वाला एक फ्लोटर होता है, राइट, ये वाला जिसे हमने गैस होल्डर कहा है ना. गैस होल्ड करता है फ्लोटर. उसके बाद यहाँ से गैस बाहर निकलता है, आउटलेट, राइट, आउटलेट गैस का. और ये गैस जो होता है वो घर में कनेक्शन होता है इसका, जहाँ पे ये खाना बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हीटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट ये आता है कि बायोगैस तो बना लिया हमने. अब बायोगैस को बनाने की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में किसने विकसित की, राइट. तो टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस, द टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस plant in India was developed by, किसने डेवलप की है ना, मतलब बायोगैस की टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में किसने डेवलप की. यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं. एक नाम है IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर
रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और दूसरा नाम, एंड दूसरा नाम कौन है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ठीक है, इन दोनों के नाम आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर बायोगैस के प्लांट को विकसित करने का, मतलब जैसे रूरल एरिया में बायोगैस प्लांट जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रूरल एरिया में बहुत सारे लोग बायोगैस प्लांट का फ़ायदा उठा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर के देशों में तो टेक्नोलॉजी थी, उसको इंडिया के अंदर ज़रूरत के हिसाब से कम रिसोर्सेस में कैसे डेवलप किया जाए, इस टेक्नोलॉजी को जो है इंडिया में किसने विकसित किया? एक IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैंडिडेट्स है जिन्होंने इंडिया में बायोगैस प्लांट को बेटा विकसित किया। इज इज क्लियर? ये भी आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बायोगैस तो हो गया, सो इस चैप्टर में जो है दो ही टॉपिक बचे हैं, एक माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, और दूसरा जो है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। सो इफ यू सी, ये पूरा चैप्टर वॉज रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट? बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोब्स। मतलब माइक्रोब्स कैसे हमें बेनिफिट दे रहा है, माइक्रोब्स से हमें फायदे क्या है, राइट? तो हमने अलग अलग फायदे देखे, घर में फ़ायदे क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे फ़ायदे क्या होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में फ़ायदे क्या होते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में कैसे फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ये भी हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ओके, हाँ, तो इसे शुरू करते हैं। अब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ना, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसे समझना भी बहुत आसान है। अब देखो, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है। जैसे देखो, भारत आप अगर देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट देश है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। खेती के मामले में अगर देखो तो भारत बहुत इंपॉर्टेंट देश है ना, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, राइट। अब जब एग्रीकल्चर इतने धड़ल्ले से अगर भारत में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते ही है, राइट। वन ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम आप देखो तो क्रॉप का डिस्ट्रक्शन है ना। तो फार्मर्स बहुत सारे मेहनत से अपना जो है क्रॉप लगाता है, फसल उगाता है, राइट, लेकिन फसल जो है वो खराब हो जाती है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं फसल को उगाने के दौरान कि कुछ जो फार्मर कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे मौसम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, राइट। मौसम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, बारिश कभी भी गिर सकती है, धूप कभी भी आ सकती है, हेल स्टॉर्म गिर सकता है, हवा बहुत तेज चल सकती है, इसकी वजह से जो क्रॉप खराब हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में होती है, और हमारे हाथ में जो चीज़ होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खेती के लिए होते हैं पेस्ट्स, राइट। अब ये पेस्ट क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो पेस्ट क्या होता है बेटा? पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय क्रॉप्स ना। खेती बाड़ी में जो क्रॉप्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने वाले पेस्ट होते हैं। पेस्ट ज्यादातर बेटा आप अगर देखो तो इंसेक्ट होते हैं, राइट, इंसेक्ट पेस्ट। और भी कौन हो सकते हैं पेस्ट? जैसे आपका चूहा है, राइट, चूहा भी एक पेस्ट है, लेकिन वहां पे आप अगर देखो तो चूहा क्या है? एक इंसेक्ट तो नहीं है ना, यानी ये कहाँ पे आएगा? इंसेक्ट नहीं है, राइट, तो मैमल्स में आएगा, राइट। तो चूहा आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी एक पेस्ट है। लेकिन इंसेक्ट पेस्ट आप अगर देखो तो मेजर क्रॉप डिस्ट्रक्शन इन इंडिया में आप अगर देखो तो ये जिम्मेदार है, ठीक है। लगभग आप अगर देखो 30% ऑफ द क्रॉप डिस्ट्रक्शन इन इंडिया, 30% फसल जो है वो पेस्ट के कारण हर साल क्या हो रही है? खराब जा रही है। अगर किसी
टेक्निक से या तरीके से अगर हम 30% ये जो डिस्ट्रक्शन है क्रॉप का उसे अब घटा पाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मेरिट होगा। सोचो कि अगर 30% क्रॉप डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे हमने अगर 20% भी कम कर दिया तो आप सोचो कि कितना सारा फसल जो है इंडिया अपने लिए क्या कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फार्मर्स को भी प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो यही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो फसल को बचाने के लिए मतलब कुल मिला के आप अगर देखो तो पेस्ट जो है ये दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है खेती में, प्रॉब्लम है पेस्ट, राइट। प्रॉब्लम क्या है, पेस्ट है। अब पेस्ट को हमें क्या करना है, पेस्ट को कंट्रोल करना है। पेस्ट को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल करने के लिए मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूं, आपने सुना होगा कि केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये केमिकल्स जैसे आपने सुना होगा पेस्टिसाइड्स, राइट, पेस्टिसाइड्स। आजकल आपने बहुत सारे न्यूज़ में चर्चा में देखा होगा कि हमारे इंडिया के जो कुछ मसाले बाहर के देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, राइट, बड़े बड़े ब्रांड्स, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स देखे जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स देखे जा रहे हैं। इसलिए हमारे मसालों को, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मसाले का, उनको भी कुछ देश क्या कर रहे हैं, आज नकार रहे हैं। अब ये नकारने के पीछे रीजन क्या है, कल्प्रिट कौन है, पेस्टिसाइड ही है, जो कि केमिकल होते हैं। अब ये पेस्टिसाइड में प्रॉब्लम क्या है, पेस्टिसाइड अगर देखा जाता है तो ये बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, राइट, कॉज कैंसर। ठीक है, तो दिक्कत तो यही से शुरू होती है। पेस्ट को कंट्रोल तो करना है लेकिन केमिकल इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन केमिकल इस्तेमाल करना बहुत आसान है, राइट, केमिकल इस्तेमाल करना बहुत आसान है। थोड़ा फवारा छिटकारो, मतलब फवारा मार दो पूरे खेत पे, पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर देखो तो पेस्टिसाइड के अपने खुद के एक ड्रॉबैक भी होते हैं, है ना। पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से जैसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं वैसे ही कुछ नुकसान भी होते हैं। इसका मतलब केमिकल को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, राइट। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, दूसरा कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से हम पेस्ट को क्या कर सके बेटा, कंट्रोल कर सके। और इसी में से एक अल्टरनेटिव निकल के आता है क्या, माइक्रोब्स का यूज, है ना, माइक्रोब्स यूज। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, है ना, कुछ माइक्रोब्स का बेटा इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है, वी कैन यूज माइक्रोब्स टू कंट्रोल पेस्ट, है ना। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज माइक्रोब्स। इसका मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं इतने फायदेमंद है कि ये केमिकल्स को, जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हैं। और इनको अगर हमें यूज नहीं करना है केमिकल पेस्टिसाइड तो माइक्रोब्स एक अल्टरनेटिव साबित होता है। तो देखो माइक्रोब के कितने सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। इट इज अ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स का डेफिनेशन दिया है, राइट। ये डेफिनेशन किसका है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। ओके, अब ये बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट्स। प्लांट डिसीज के अंदर, है ना, प्लांट का जो डिसीज होता है या पेस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, क्रॉप्स मतलब फसल होती है, इनको कंट्रोल करने का जरिया जो होता है उसे बायो कंट्रोल एजेंट्स कहा जाता है। यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये मैंने अभी समझा है। मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यूज ऑफ, है ना, क्योंकि आज देखो हमें सब कुछ क्विक चाहिए, ठीक है,
फसल राइस की 6 महीनों में उगती है, मुझे 2 महीने में चाहिए, है ना। पपैया जहाँ पे अच्छे से पकने के लिए 2-3 महीने लगाता है, मुझे 1 महीने में चाहिए। तो ये जो है दुनिया में रेस चल रही है, राइट। कौन सबसे ज़्यादा और सबसे कम टाइम में फसल उगाता है, ठीक है। अब इस रेस में जो है कहीं ना कहीं पे हम गलतियां कर बैठते हैं, और सबसे बड़ी गलती क्या है, इट इज यूज ऑफ व्हाट, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। शॉर्ट टर्म में तो ये काम आ जाते हैं, हमने फसल उगा ली, हमने खा ली, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं से फसल के अंदर भले क्यों ना ट्रेस अमाउंट में हो, ट्रेस मतलब बहुत ही न्यूनतम अमाउंट, राइट, बहुत ही कम अमाउंट में भले ये हो, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, क्या, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। और इसका अल्टीमेट देखा जाए तो इसका अल्टीमेट नुकसान क्या है, किसी किसी रोगों में भयानक रोग हो सकता है, जैसे कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो केमिकल्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और हार्मफुल होते हैं टू ह्यूमंस में भी हार्मफुल होते हैं, एनिमल्स में भी, एनवायरमेंट को भी डैमेज करते हैं। एनवायरमेंट को डैमेज कैसे करते हैं, देखो, सॉइल का पोल्यूशन करते हैं, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन करेंगे। सॉइल का पोल्यूशन कैसे करेंगे, हम तो मतलब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कहाँ पे डालते हैं, प्लांट्स पे डालते हैं। तो फार्मर कहेगा कि अरे मैं तो प्लांट पे डाल रहा हूँ, वो जमीन पे जा रहा है तो मेरी दिक्कत थोड़ी है, लेकिन जा तो रहा है ना बेटा। अब ये जमीन में जाएगा, जमीन से ये होते होते हुए नीचे जाएगा, और नीचे जाके ग्राउंड वाटर को भी क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। ग्राउंड वाटर पे बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है वो पंप का पानी इस्तेमाल करते हैं, राइट, बोर वेल का वाटर इस्तेमाल करते हैं। अब बोर वेल से जो पानी आता है हम समझते हैं कि बहुत ही प्योर पानी होगा, क्योंकि ये ग्राउंड टेबल का पानी है, लेकिन हमें पता नहीं कि पेस्टिसाइड जो होते हैं धीरे धीरे इस ग्राउंड वाटर को भी क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, और इस पानी के जरिए पेस्टिसाइड डायरेक्ट अपने बॉडी में आ रहे हैं। अब पेस्टिसाइड का क्योंकि टेस्ट नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि कम क्वांटिटी में होता है, टेस्ट या कोई स्मेल नहीं होता है, तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने बॉडी में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि ये बॉडी में एंटर तो कर रहे हैं सर, वैसे ही एग्जिट करेंगे, लेकिन ये गलत बात है। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड आप अगर देखो तो ये फैट सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब एक बार बॉडी के अंदर एंटर करेंगे ये बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट लवर होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे फैट आपके बॉडी में रहेगा वहाँ पे जाके ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड क्या करेंगे, जमा होंगे, और इसी प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे। इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, राइट, बायोमैग्निफिकेशन, है ना। बायोमैग्निफिकेशन होगा मतलब धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर इस केमिकल का जमावड़ा होता रहेगा, और एक दिन ये एटम बम की तरह फटेगा। फटेगा का मतलब क्या है, एक दिन आपको भयानक डिसीज के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। इज दिस क्लियर। अब ये देखो कि ये केमिकल जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने इस्तेमाल किए थे, मैंने तो सोचा कि मैंने प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मार दिया तो वो तो हवा में उड़ गया सर, अब तो प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, ना जमीन में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब आप पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो तो हर एक जगह पे इसकी जो है प्रॉब्लम्स दिखने चालू हो जाएंगे, जो आपको दिख रहे हैं, राइट। एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनवायरमेंट, है ना। उसके बाद प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, क्रॉप्स, प्लांट्स के अंदर भी इनकी दिक्कत दिखती है। वेजिटेबल्स में आ जाएंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स भी कहाँ से आ रहे हैं, वेजिटेबल वो ले रहे हैं वो जो प्लांट ले रहा है, प्लांट भी क्या कर रहा है, अपने रूट से पेस्टिसाइड खींच रहा है, राइट। तो ये सब कुछ फ्रूट में भी जाएगा, क्रॉप्स में भी जाएगा, वेजिटेबल्स में भी जाएगा। इसकी वजह से इनके अंदर भी पॉल्यूशन आ जाएगा, इनके अंदर भी क्या हो जाएगा, डिसीज हो सकते हैं। यूज ऑफ वीडिसाइड, वीडिसाइड क्या होते हैं, वीड्स आपको पता होंगे बेटा, वीड्स क्या होते हैं, व्हाट आर वीड्स, वीड्स आपको पता होगा, दे आर अनवांटेड प्लांट, राइट, अनवांटेड प्लांट्स। अब वीड को मारने वाला, साइड का मतलब है किल, राइट, वीड को किल करने वाला वीडिसाइड जो है ये भी एक केमिकल है।
वीडिसाइड भी क्या है, एक वीडिसाइड भी एक केमिकल है। तो वीडिसाइड क्या करता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल पोल्यूशन। ये नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विच व्हाट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन, तो इसमें ऑप्शन में क्या आ सकता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है। उसके बाद और क्या आ सकता है, बायोसाइड्स, मतलब अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है ना। एनसीईआरटी दिए, मैंने आपको पहले ही कहा एनसीईआरटी में दिया है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूज ऑफ वीडिसाइड कॉज व्हाट, सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल टू कंट्रोल पेस्ट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडिएशन, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन आप अगर देखो तो बायो कंट्रोल एजेंट्स का, किसका, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन किसका, बायो कंट्रोल एजेंट्स का। क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल, जो मैंने अभी अभी समझाया है, जैसे वीडिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, ये सभी केमिकल बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, जो जो मैंने केमिकल कहे जो बहुत हार्मफुल और टॉक्सिक होते हैं, टू कंट्रोल पेस्ट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडिएशन, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल प्रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सिंपल सी बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइट मतलब हम कुछ ह्यूमंस है राइट, मान लो कि खेत में जो है बहुत सारे रैबिट्स आते हैं राइट, खेत में बहुत सारे रैबिट्स आते हैं। तो खेत में जो रैबिट्स आते हैं उसको मारने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं क्या करूं, खेत में जैसे हम रैट्स को डालते हैं वैसे कुछ पॉइजन डाले, जैसे रैट किल डालते हैं राइट, उसके लिए केक मिलता है जो रैट खाने से मर जाता है। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, खेत में कुछ ऐसा केमिकल डाल सकता हूँ जिससे रैबिट्स को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन दूसरा एक तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस रैबिट को ही खा सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि रैबिट जो है उसका फार्मिंग भी आजकल इंडिया में बहुत ही प्रचलित हो गया है। रैबिट का मीट भी आप मिलिट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है राइट। तो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ किलिंग देम विथ केमिकल्स वी कैन ईट देम राइट। तो यही आपको बता रहा है, मतलब कुछ प्रेडिएटर्स होते हैं राइट, कुछ प्रेडिएटर्स होते हैं किसके लिए, पेस्ट के लिए। कुछ प्रेडिएटर्स होते हैं किसके लिए, पेस्ट्स के लिए। और पेस्ट को अगर ये प्रेडिएटर खा लेंगे तो पेस्ट को मारने के लिए, किल करने के लिए हमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। केमिकल का इस्तेमाल उनको मारने के लिए करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेडिएटर्स जो होंगे वो अपने आप क्या करेंगे, पेस्ट को खाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बायो कंट्रोल एजेंट ये कहता है तुम केमिकल मत छिड़को, कुछ ऐसे इंसेक्ट ऑलरेडी खेत में प्रेजेंट है जो कि उनको चुन चुन के क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, उनको आइडेंटिफाई करो और एक तरीका ऐसा ढूंढो जिससे आपका पेस्ट जो है पूरी तरह से ना खत्म हो, पेस्ट जो है एक कंट्रोल में रहे। इससे क्या होगा, जो प्रेडिएटर्स है उनको खाना भी मिल जाएगा और पेस्ट को मारने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। अब आगे सुनो, एक ऑर्गेनिक फार्मर ये कहता है ना, एक ऑर्गेनिक फार्मर राइट, ऑर्गेनिक फार्मर वो होता है जो खेत की समस्या को समझता है, ठीक है, और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता है। वो समझता है कि अगर मैं अच्छी फसल और हेल्थी फसल पैदा करूंगा तो हेल्थ इसको खाने वाले का भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन आप अगर देखो तो बाजार में जो मैक्सिमम फल सब्जियां आती है वो महंगी नहीं होती है, सस्ती होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फार्मर्स के द्वारा नहीं प्रोड्यूस की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक फार्मर की बिलीफ ये है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ,
बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। इसका मतलब ये कहते हैं कि जो पेस्ट आप कहते हो, राइट, वो एक बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, राइट। वो कहते हैं कि एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लाइफ फॉर्म होता है, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? बायो मीन्स लाइफ फॉर्म। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इसका मतलब मेरे पास, मतलब ऑर्गेनिक फार्मर ये कह रहा है कि मेरे पास अगर एक फार्म है, राइट, मेरे पास एक फार्म लैंड है, तो उसके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, राइट। तो उन ऑर्गेनिज्म में कुछ रहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? कुछ रहेंगे उन्हें हम बेटा पेस्ट कहते हैं। अब सभी ऑर्गेनिज्म रहे, राइट, पेस्ट को हम ए मान लेते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है बी है, तीसरा जो है वो सी है। अब ए बी सी के अंदर ए बी सी जो पूरा है, राइट, ए बी सी तीनों पार्ट किसके हैं? तीनों पार्ट बायोडाइवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मर ये कहना चाहता है कि जिसे हम पेस्ट कहते हैं, ये पेस्ट भी किसका पार्ट है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। मतलब भले क्योंकि आपका खेत खराब कर रहा है, तो आपके लिए वो क्या है? आपके लिए एक पेस्ट क्या है? आपने पेस्ट कहा, पेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि आपका खेत बर्बाद कर रहा है, आपने उसे पेस्ट कहा। लेकिन पेस्ट भी क्या है? उसने उसको नेचर में किसी ना किसी पर्पज से ही तो लाया होगा, है कि नहीं? अब किस पर्पज के लिए लाया होगा आप सोचोगे? अब सोचो, मान लो कि ए जो है, बी है, सी है। मान लो कि सी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, राइट। सी क्या है बेटा? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। और सी जो होता है क्या करता है? मान लो कि सी जो है ए को ईट करता है, खाता है, राइट। मान लो सी जो है वो ए को खाता है। ए तो आपका पेस्ट हुआ, जिसको आप क्या करना चाहते हो? ए को आप मारना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए तो पेस्ट है, ए तो पेस्ट है ना, तो ए तो आप मारना चाहते हो। लेकिन सी के लिए ए क्या है? खुराक है। सी ए को खाता है। अगर आप मान लो कि आपने ए को मार दिया, तो सी तो भूखा मर जाएगा ना। लेकिन सी क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। तो यही कहना चाहते हैं, भले आपके लिए वो पेस्ट है, किसी के लिए वो क्या है? किसी के लिए वो खाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए को जो है, क्योंकि वो आपकी फसल खराब कर रहा है, तो उसको ऐसे लेवल में रखना पड़ेगा, उसका नंबर इतना घटा के रखना पड़ेगा ताकि वो आपके खेत को डिस्ट्रॉय ना करे। इसका मतलब ए को पूरी तरह से खत्म ना करो। पूरी तरह से इसलिए खत्म ना करो क्योंकि सी जो है वो ए को खाता है। तो इतना तो ए का नंबर रहना चाहिए ताकि सी का जो है पेट पले। लेकिन ए का इतना भी नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए क्या है? पेस्ट। ए का नंबर इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे वो क्या करे? आपकी फसल को खराब करे। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मर क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्प्स। आपको पेस्ट को मारना नहीं है। मोर द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज लैंडस्केप, है ना। एनसीईआरटी में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जैसे मोर द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं दिया, मोर द वेराइटी ऑफ लैंडस्केप दिया है। लैंडस्केप में मतलब उन्होंने कहने का मतलब क्या है? मोर द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स द मोर सस्टेनेबल इट इज। मतलब केमिकल इस्तेमाल करना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ये ऑर्गेनिक फार्मर कहता है। केमिकल इस्तेमाल करना सस्टेनेबल क्यों नहीं है, उसे मैं समझाता हूँ एक सिंपल एग्जाम्पल से। आप सोचो, हमारे पूर्वज जो थे, राइट, हजारों सालों से खेती करते आए हैं। क्या उन्होंने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कभी इस्तेमाल किया था क्या? कभी नहीं इस्तेमाल किया था। ये तो आजकल ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। आजकल ही तो हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी इन्होंने इससे पहले तो इस्तेमाल नहीं किया था ना? किया था क्या? नहीं। ये तो हमारे लालच के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, जिस धरती ने कभी भी इस इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का स्वाद नहीं चखा है, उसके लिए एक ये ड्रग का काम करेगा, है ना। जैसे इंसान में
कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे कोकेन ड्रग्स है, बहुत सारे ड्रग्स है, वो एडिक्टिव बनाता है, वैसे ही धरती को ये केमिकल्स क्या करते हैं, एडिक्टिव बनाता है। तो जब तक इस केमिकल्स को नहीं डालोगे तो तब तक आपको वो जमीन अगली बार फसल नहीं देगी। इसका मतलब केमिकल को इस्तेमाल करोगे तो फसल क्या, मतलब आपका जमीन क्या हो जाएगा, जमीन एक प्रकार से डिपेंडेबल बन जाएगी। जमीन खुद से काम नहीं करेगी, वो बोलेगी मेरे को हर बार क्या करो, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव केमिकल ले लो, मेरे को डालो, तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं फसल दूंगा। अब ये आप देखो तो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगले बार सोचो कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आप केमिकल नहीं डाल सकते हो, तो इसका मतलब आपको फसल नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि आप फसल बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल ही ना करो। तो ऑर्गेनिक फार्मर यही कह रहा है, राइट। मोर द सस्टेनेबल, सस्टेनेबल क्या मतलब क्या है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है, जो चलता रहे, राइट। सस्टेनेबल क्या मतलब, कंटिन्यूअस, सालों साल जो चलता रहे। अगर केमिकल इस्तेमाल करोगे ये सस्टेनेबल नहीं है। 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे खेती, अच्छा आएगा फसल, लेकिन जितना ही ज़्यादा जल्दी फसल ज़्यादा आएगा उतना ही लेट, मतलब जैसे जैसे साल बीतेंगे आपका फसल खराब होते जाएगा, क्योंकि जमीन बंजर हो जाएगी। ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मर का व्यू क्या है, पेस्ट आर नॉट इराडिकेटेड। जैसे मैंने कहा, वो कहते हैं कि पेस्ट जो है उसको आप क्या करो, पूरी तरह से हटाओ मत ना, पेस्ट को पूरी तरह से हटाओ मत, इंस्टेड कीप देम इन मैनेजेबल लेवल। इसका मतलब पेस्ट को इतना रखे, राइट। वो ऑर्गेनिक फार्मर क्या कह रहा है, पेस्ट जो है उसका नंबर जो है इतना होना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे वजह से नो डिस्ट्रक्शन, है ना। पेस्ट का नंबर इतना रहे क्या कि वो क्या करे, नो डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन ना करे। और दूसरा, फूड फॉर बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स, है ना। मतलब एक नंबर होना चाहिए पेस्ट का उस रेंज में कि जिससे वो फसल को डिस्ट्रॉय भी ना करे, और उतना नंबर हो जितना आपके बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को खाना मिलता रहे, क्योंकि पेस्ट किसी ऑर्गेनिज्म के लिए खुराक भी होगा, राइट। एनीवेज, दूसरा, बाय यूजिंग नेचुरल प्रेडिएटर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस within a vibrant ecosystem. By using a natural predator, natural, हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस विद इन ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको, यही चीज कहना चाहते हैं कि बाय यूजिंग नेचुरल प्रेडिएटर। नेचुरल प्रेडिएटर क्या है, जैसे मेरे पास पेस्ट है, राइट। मैंने यहां पे कहा था कि कुछ प्रेडिएटर होते हैं जो क्या खाएंगे, पेस्ट। ये पेस्ट जो होते हैं इनके लिए खाना है। अब इन प्रेडिएटर को हम इस्तेमाल अगर करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बैलेंस विद इन इकोसिस्टम, मतलब बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस यही मैंने कहा, पेस्ट का नंबर इतना होगा जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और इतना होगा जिससे प्रेडिएटर को क्या मिले, खाना मिले, जिससे प्रेडिएटर को बेटा क्या मिले, खाना मिले। इज क्लियर। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सेम चीज है। कन्वेंशनल फार्मिंग का मतलब जो हम आजकल फार्मिंग कर रहे हैं, केमिकल वाली फार्मिंग, राइट, उसे कन्वेंशनल फार्मिंग कहा गया है। यूज ऑफ केमिकल मेथड्स विच किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनडिस्क्रिमिनेबली, मतलब ये जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हार्मफुल को तो मार ही रहे हैं। हार्मफुल कौन था आपके लिए, पेस्ट था। लेकिन पेस्ट को जो ऑर्गेनिज्म खा रहा था वो तो आपके लिए क्या था, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म था ना। तो हार्मफुल को भी मार रहा है वो आप जो केमिकल डाल रहे हो, और वो यूजफुल को भी मार रहा है। कैसे, इनडिस्क्रिमिनेबली का मतलब क्या होता है, विदाउट भेदभाव तो नहीं कर रहा है। एक्चुअली करना क्या चाहिए, पेस्ट को मारना चाहिए और आपका जो बेनिफिशियल है उसको नहीं मारना चाहिए। लेकिन केमिकल तो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये क्या करेगा,
हार्मफुल और यूजफुल को दोनों को मारेगा। और यही दिक्कत है कन्वेंशनल फार्मिंग के अंदर। तो कन्वेंशनल फार्मिंग से क्या होता है, हार्मफुल और यूजफुल दोनों एक जैसे मरते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हार्मफुल बचेंगे, हार्मफुल मरेंगे और यूजफुल बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही तो दिक्कत है, क्योंकि आपको यूजफुल को बचाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी चीज बताता हूं मैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, राइट। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बहुत सारे समझाए भी है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे है, जैसे एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरुलम है, ये सभी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। जब आप केमिकल डाल रहे हो तो सॉइल के अंदर जो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। अगर सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स जो सॉइल की उपज को बढ़ा रही है, सॉइल की उपज का मतलब क्या है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, राइट। तो सॉइल को उपजाऊ जो बना रहे हैं वो खुद क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे मर रहे हैं ना। अब देखो सॉइल के अंदर क्योंकि आपने केमिकल डाला था ये मर गए, जो कि नाइट्रोजन बना रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो कौन सा है, नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को बनाने वाले माइक्रोब्स क्योंकि मर गए, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आपने सुना होगा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, राइट। मतलब एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने जो इस्तेमाल किया उससे दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और दूसरे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने के लिए क्या किया, तीसरा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। और ये जो मैंने ड्रग बता रहा था ना, ये ड्रग यही है, यूरिया। यूरिया जब आप इस्तेमाल करते हो सॉइल में, तो सॉइल जो होती है यूरिया के लिए एडिक्ट हो जाती है सॉइल। जैसे इंसान शराब के लिए या किसी नशे के लिए एडिक्ट हो जाता है ना, वैसे ही सॉइल भी क्या करती है, यूरिया के लिए एडिक्ट हो जाती है। तो सॉइल क्या कहती है, ठीक है इस बार यूरिया दे रहे हो ना, तो अगले बार भी क्या करो, यूरिया डालो। यूरिया नहीं डालोगे तो मैं आपको फसल नहीं दूंगा, मैं बन जाऊंगा बंजर, ठीक है। तो सॉइल जो है ये यूरिया की वजह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन आजकल के एग्रीकल्चर है ना, इंस्टीट्यूशंस इसे ही प्रमोट करते हैं, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा सबसे जरूरी है ना आज, है ना। एनीवेज, लेकिन कुछ चीजें आपको यहां से समझनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भले फसल कम देगी, लेकिन ये सस्टेनेबल होती है। कैसे होती है सस्टेनेबल, मतलब ये सालों साल चल सकता है। लेकिन भले आपकी दूसरी जो फार्मिंग है, कौन सी, कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, आप जो इसमें कमी केमिकल इस्तेमाल करेंगे, वो 4-5 साल तो आपको भर भर के फसल देगा, लेकिन मैंने कहा सॉइल एडिक्ट हो जाती है किसके लिए, यूरिया के लिए। तो ऐसी सॉइल जो है यूरिया के बिना आपको फसल नहीं देगी। और इससे होता क्या है, यूरिया बहुत महंगा है, केमिकल बहुत महंगे हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भर भर के फसल आती है, लेकिन इस फसल के दाम क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, राइट। इसलिए आप सोचो कि फसल आपने उगाई, फसल का प्रॉफिट लिया, तो प्रॉफिट से ज़्यादा आपने तो केमिकल के लिए पैसा इस्तेमाल किया ना। तो इसलिए फार्मर जो है हर बार नुकसान में रहता है, ठीक है। तो इसका एक सोल्यूशन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है प्रैक्टिकल नहीं देखा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए फसल उगानी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लेकिन लार्ज स्केल पे आप अगर देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो उसके लिए बहुत सारा मेहनत लगेगा। इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट मेहनत, आपका जो फसल उगाने का तरीका बेटा होगा वो सस्टेनेबल होगा, राइट, सस्टेनेबल होगा। इज दिस क्लियर? तो ये है आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग में डिफरेंस। आगे जाके एक ऑर्गेनिक फार्मर ये कहता है कि पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो फसल को खराब करते हैं, ये इनको मारना जरूरी नहीं है, राइट, बल्कि इनको मारना इम्पॉसिबल भी है, राइट। इट इज नॉट जस्ट इम्पॉसिबल, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, ठीक है। किलिंग पेस्ट्स, राइट,
is not only possible, not only possible, impossible, but also is not necessary. राइट? तो एक ऑर्गेनिक फार्मर ये कहता है कि पेस्ट जिसे कहते हो आप, राइट, उनको मारना एक तो इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि नेसेसरी भी नहीं है. मतलब पेस्ट को मार मार के कितने को मारोगे? एक को, फॉर एग्जांपल आपने आज केमिकल मार दिया तो जितने भी फार्म में आपके पेस्ट है वो तो मर जाएंगे, जैसे इंसेक्ट है मर जाएंगे, लेकिन आपका फार्म क्या पूरी तरह से ढका हुआ है? कहीं ना कहीं से उड़ के दूसरे आएंगे ना. तो इसका मतलब पेस्ट को मारना पहले तो इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल से बड़ा क्या है कि ये नेसेसरी भी नहीं है. अब क्यों नेसेसरी नहीं है ये ऑलरेडी मैंने बताया. देयर आर सम बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स इन योर फार्म. आपके फार्म के अंदर बेटा जो है कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन दिस पेस्ट फॉर देयर फूड. राइट? सिंस, क्यों? क्योंकि सिंस इन द फार्म there are beneficial organisms which are key predators, which are key predators, and are dependent on whom? And are dependent on so-called whom? Pest. राइट? इसका मतलब क्या है? फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मर बता रहे हैं कि जो आप बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स समझते हो फार्म के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म तभी बेनिफिशियल बच सकते हैं आपके फार्म के अंदर जब पेस्ट बचेगा. क्यों? क्योंकि ये बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जिसे हम प्रेडिएटर कहते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो पेस्ट पे डिपेंड करते हैं. राइट? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल, हम क्यों ना प्रेडिएटर्स को ही बढ़ावा दें, प्रेडिएटर को इस प्रकार से इस्तेमाल करें ताकि वो पेस्ट को क्या करे? कंट्रोल में रखे. है कि नहीं? अगर आपको ऐसा करना है, राइट, to use biocontrol agents, अब देखो बायो कंट्रोल एजेंट जो इतने देर से मैं यूजफुल ऑर्गेनिजम्स कह रहा था ना, ये बायो कंट्रोल एजेंट ही है, बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स. जो मैं बायो कंट्रोल एजेंट कह रहा था वो बेसिकली क्या है? बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स है. यही बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या करेंगे? केमिकल्स के इस्तेमाल किए बिना पेस्ट को कंट्रोल में रखेंगे. टू यूज बायो कंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल पेस्ट, हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पहला चीज पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन फार्म. फॉर एग्जाम्पल आप खेती कर रहे हो, उस खेती के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद ये पता होने के बाद आपको प्रेडिएटर एंड पेस्ट कौन है पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बायो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? प्रेडिएटर को इस्तेमाल करूंगा पेस्ट को मारने के लिए, ना कि केमिकल को. तो मुझे कम से कम पता होना, क्या पता होना चाहिए कि मैं जिसे मारने वाला हूं पेस्ट को, उसको मारने वाला मेरे खेत में है कि नहीं. और मारने वाला कौन होता है?
मारने वाला बेटा जो होता है इसे हम प्रेडिएटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट, अब फीडिंग हैबिट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका प्रेडिएटर जो है वो पेस्ट को मारेगा, लेकिन अगर प्रेडिएटर रात में खाता है और पेस्ट जो है दिन में अपना हड़कंप मचाते हैं, तो ये किसी काम का नहीं है, राइट? क्योंकि पेस्ट जो है वो सुबह आते हैं और प्रेडिएटर अगर रात में जाग रहा है, तो फायदा क्या है? पेस्ट अगर दिन में आते हैं तो प्रेडिएटर को भी कहाँ पे आना पड़ेगा? दिन में ही आना पड़ेगा। तो फीडिंग हैबिट मतलब खाने की हैबिट, मतलब प्रेडिएटर को ऐसा चुनो जो पेस्ट के साथ मैच करे। अगर पेस्ट सुबह आ रहा है तो प्रेडिएटर को भी क्या करना पड़ेगा? सुबह ही आके पेस्ट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके बाद उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? जैसे एक पेस्ट जो है बेटा क्लास जो है वो मंडे से है ना, डायरेक्टर सर आपको इसका इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ठीक है। हाँ, लाइफ साइकिल आप देखो तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेस्ट जो है उसकी लाइफ साइकिल कौन सी है? फॉर एग्जांपल मेरा पेस्ट कब बच्चे पैदा करता है वो तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी अगर फसल लगा रहे हो तभी अगर वो बच्चा पैदा कर रहा है तो बहुत सारे अमाउंट में आपके फसल को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये बच्चे पैदा कर रहा है, तो लाइफ साइकिल पता हो तो आप उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हो। बायो कंट्रोल एजेंट के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म इन फार्म, प्रेडिएटर एंड पेस्ट रिलेशनशिप, फीडिंग हैबिट क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, इसका पता होना चाहिए, राइट? तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स बेटा आपको अगर पता है तो आप सक्सेसफुल बायो कंट्रोल एजेंट को हम क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में बताए गए हैं। बायो कंट्रोल एजेंट के कुछ एग्जांपल्स जो है कहाँ पे? आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं, ठीक है। उसे हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें, ओके। तो विल स्टॉप ओवर हियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।